नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की बात शुरू करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर तो ये कि कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए जो मतदान हुआ वो ओवरऑल लगभग 63% हुआ है और उसमें भी उत्तर प्रदेश में 58.3% हुआ है, जो 2019 लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत के मुकाबले यूपी में महज 0.5 या 1% कम है। तो तकरीबन जो है 19 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है इस बार जो चौथे चरण का मतदान हुआ है उसका प्रतिशत। तो इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये है कि नमो यानी नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं, कल से हैं। कल एक शानदार और भव्य रोड शो का आयोजन किया उन्होंने वहां पर, लंका से लेके गोदौलिया तक, और उसके बाद आज अब वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लें। नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है सुबह के 9 बजे वाराणसी के मशहूर दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां वो गंगा पूजन करेंगे। और गंगा पूजन वो इसलिए कर रहे हैं कि आज गंगा सप्तमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो वहां वो पूजा करेंगे। वहां पर एक क्रूज तैयार है और उस क्रूज पर सवार होकर वो नमो घाट जाएंगे। नमो घाट आपको मैं बता दूं कि राजघाट पुल जो है उसके ठीक बगल में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भव्य तरीके का घाट वहां पर बनकर तैयार हुआ है, वहां जाएंगे वो। उसके पहले वो DLW उसमें थे, गेस्ट हाउस में, वहां से निकल के दशाश्वमेध से नमो घाट क्रूज से, और नमो घाट से फिर वो जाएंगे बाबा कोतवाल, काशी की कोतवाल वो जाएंगे दर्शन करने भैरवनाथ का। वहां उनसे आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेने के बाद जो समय मुकर्रर किया गया है वो 11:40 का मुकर्रर किया गया है उनके नामांकन का। वाराणसी में कचहरी जो है, कचहरी में जाकर वो नामांकन करेंगे। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं जैसा कि आपको पता है, और साथ ही साथ इस नामांकन को भी एक भव्य इवेंट बनाने की तैयारी है, जिसमें उनके साथ तकरीबन 6 या 7 या हो सकता है 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हों। साथ ही बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, JP नड्डा हैं, अमित शाह हैं, और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, और भी बहुत सारे जो हैं वो लोग रहेंगे। सुबह के ओम प्रकाश राजभर हैं और दूसरे तमाम दिग्गज नेता जो है उनके साथ नामांकन में मौजूद रहेंगे। 4 प्रस्तावक भी उनके साथ रहेंगे, गणेश्वर शास्त्री और बहुत सारे ऐसे नाम शामिल हैं जो उनके प्रस्तावक होंगे। हर बार उनके प्रस्तावक बदले जाते हैं, आपको पता है। और इस तरह नामांकन करने के बाद दोपहर बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री निकल जाएंगे झारखंड, जहां पर अगले 3 चरणों में चुनाव होने हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कल जो रोड शो किया वो एक बहुत ही शानदार रोड शो था, बहुत ही भव्य रोड शो था। आप देख सकते होंगे अपनी तस्वीरों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर कि कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी। और इस रोड शो के जरिए और आज इस नामांकन के जरिए प्रधानमंत्री ने आसपास की जितने भी सीटें हैं लोकसभा की वो सबको साथ दिया है। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। मतदान प्रतिशत जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 58.3% और ओवरऑल 63% मतदान हुआ है। अगर बात 96 सीटों की जाए तो कुल इस तरह से जो है मतदान प्रतिशत अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा कम रहा है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन उत्तर प्रदेश में तकरीबन बराबर रहा है। तो प्रधानमंत्री अब मुझे लगता है कि बचे हुए चरणों में जो 3 चरण हैं वो बड़े ही क्रूशियल होंगे, और चौथा चरण जो है एक तरह से ये मध्य है इस पूरे चुनाव कार्यक्रम का। और अब जो है डिसाइसिव हो गया है ये चुनाव, और मुझे लगता है कि मतदाताओं ने भी जो है वो अपना मन बना लिया है कि सरकार किसकी बनानी है, और प्रधानमंत्री के चेहरे पे के तौर पर वो किसको देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि चौथे चरण में मोदी थोड़ा सा बहुत कामयाब हुए हैं, और कल जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया है, और इसके बाद 16 तारीख को ये भी कहा जा रहा है कि जौनपुर में भी वो एक हो सकता है कि रोड शो कर सके। वहां पर कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी उम्मीदवारी को लेकर बड़े चर्चे थे, और वो सीट जो है श्रीकला के उम्मीदवार बनने के बाद फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाद में श्रीकला जो धनंजय सिंह की पत्नी है उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। बाबू सिंह कुशवाहा को इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। तो कृपाशंकर की फंसी हुई सीट को निकालने के लिए मुझे लगता है जौनपुर में भी प्रधानमंत्री एक रैली या पब्लिक शो या रोड शो कर सकते हैं। तो बहरहाल बनारस है। बनारस पिछले 10 सालों में कितना बदला है ये भी आपको पता है, और इसका सारा श्रेय जो है बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और बनारस पिछले 10 सालों में बनारस का सूरत हाल बदल गया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बनारस से एयरपोर्ट जाने का रास्ता हो, चाहे वो आपके घाट के सुंदर सौंदर्यीकरण हो, नमो घाट हो, काशी कॉरिडोर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं, बिजली के तार जो हैं वो तमाम उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। बहुत
बहुत काफी कुछ हुआ है। अब सवाल खाली सिर्फ इतना ही बचा है कि इस बार प्रधानमंत्री जो तीसरी बार अपना पर्चा आज दाखिल कर रहे हैं, कितने अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। पिछली बार संभवतः 3 लाख से अधिक ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था और इस बार नारा है कि 5 लाख पार। जैसे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, उसी तरह बनारस वाले भी नारा दे रहे हैं कि हमार मोदी, हमार काशी, हमार मोदी, और इस बार 5 लाख पार। तो उनके मुकाबले जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय का भी दावा है कि वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल काफी इंटरेस्टिंग होगा। और आपको बता दूं कि बनारस और उसके आसपास के जो जिले हैं और बिहार के कुछ जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर चुनाव मतदान 1 जून को होना है। तो बनी रहेगी नजर हमारे इसके ऊपर। 1 जून तक हम बताएंगे आपको आंखें देखा हाल। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से मतदान परसेंटेज की और चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो कल जो मतदान हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि लगभग अब ये मैच डिसाइसिव हो गया है। वनडे मैच है, इसका इंटरवल हो गया है। आधा मैच जो है समाप्त हो गया है। एक पारी समाप्त हो गई है और एक पारी में 379 सीटें हैं। इस जो पारी खत्म हुई है, 4 चरणों का मतदान खत्म हुआ है, इसमें 379 सीटें हैं। और 379 सीटों में पिछली बार बीजेपी के पास जो है तकरीबन 250 से ऊपर सीटें थी और कांग्रेस के पास 40-45 सीटें थी। तो इस 379 सीटों में जिस गठबंधन ने भी 200 का आंकड़ा छू लिया, समझ लीजिए सरकार उसकी बन गई। तो अब अगले 3 चरणों में चुनाव होना है और ये 3 चरणों में जिसको ज्यादा सीटें आएंगी वो उसके लिए बोनस साबित होगा और निश्चित रूप से सरकार वही बनाएगा। दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि घटा हुआ मतदान प्रतिशत जो है वो उनके पक्ष में है, लेकिन मतदाता के दिल में क्या है इसका पता 4 जून को ही चलेगा, जब ईवीएम में काउंटिंग शुरू होगी और ईवीएम से नतीजे आने शुरू होंगे। तब यह पता चलेगा कि वोटिंग का जो परसेंटेज कम हुआ है या कम हो रहा है अब तक, उसमें किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ। तो बनी रहेगी नजर हमारी और आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।